ऑटो चेन्नई के अड्यार स्थित पुष्पा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा था कि तभी नीलिमा पर नजर पड़ी। 3.4 बिलियन रुपए के एक लड़के का हाथ थामे वह दुकान से निकल रही थी। मैं अपनी उत्सुकता रोक न पाई। मातृत्व मानो बांध तोड़कर छलछलाने को बेताब हो गया था। मैंने ऑटो रुकवाया और उसे पैसे देकर उतर गई। धीरे धीरे उसके पास पहुंची और आवाज दी। नीलिमा वहाँ एकाएक चौंक कर मुड़ी, फिर तेजी से मुझसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। भय से सिमटकर वह लड़का भी रोने लगा। मेरे शरीर के निस्तब्धता नीलिमा के स्पर्श से झनझना उठे। रोम रोम में एक अजीब सा आनंद समाने लगा। इतने बरसों बाद जिसे पाया था उसे अपने से अलग करने का मन ही नहीं हो रहा था। काफी देर रोने के बाद जब उसने आवाज सुनी, दीदी मुझे डर लग रहा है, पिताजी के पास चलो, तभी वे यह संभली, आंसू पोंछकर मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर बोली, माँ हम यहाँ मलर अस्पताल में हैं। पिताजी 5वीं मंजिल पर कमरा नंबर 18 में है। देर हो रही है, मैं जाती हूँ। हो सके तो शाम को आ जाइएगा। ये मेरा भाई अभय है। फिर अपने भैया के कंधे पर हाथ रख वह मेरी नजरों से ओझल हो गई। नीलिमा का आकर्षण इतना था कि मैं ये भूल ही गई कि मुझे विकास से सवेरा होटल में मिलना है। मैं सोचने लगी कि कहाँ मुझसे नफरत करने वाली उस दिन की गोरी चिट्ठी खूबसूरत नीलू और कहाँ आज की दुख और वेदना का बोझ ढोए बचपन में ही प्रौढ़ता लिए ये नीलिमा। मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से विकास को सूचना भिजवाई कि 15 मिनट में मैं आ रही हूँ और जल्दी से ऑटो लेकर चल पड़ी। अनायास मेरी आंखों में आनंद का चेहरा घूम गया। मेरे माँ बाप ने उसका लंबा कद, गोरा रंग, मस्ती भरी जवानी और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर मेरा विवाह उससे तय किया था। मैंने हिंदी साहित्य में एमफिल किया था और एक कॉलेज में पढ़ाती थी। आनंद बैंक में अफसर था। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके शादी की थी। शादी के तुरंत बाद उसका तबादला दिल्ली हो गया, इसलिए हम लोग वहां चले गए। शादी होते ही मैंने नौकरी छोड़ दी थी। हालांकि आनंद को ये अच्छा नहीं लगा था, परंतु मैं तबादले के झमेलों में पड़ना नहीं चाहती थी। दिल्ली जैसे महानगर में खर्चे तो बढ़ते ही जाते हैं। एक दिन आनंद ने ही बात छेड़ी, सावित्री सारा दिन घर में बैठे तुम्हें घुटन महसूस नहीं होती? मेरा दोस्त कह रहा था कि कॉलेज में हिंदी प्राध्यापक की जगह खाली है, कहो तो बात चला। मैंने कहा, वैसे मेरी नौकरी करने की अभी इच्छा नहीं है। घर पर भी तो बहुत सारे काम होते हैं। बुनाई, कढ़ाई आदि सीख रही हूँ। ढंग से खाना बनाना भी तो अभी ही सीख रही हूँ। आनंद को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं है। इतनी शिक्षा हासिल करने के बाद तुम्हारा इस तरह घर में बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर महंगाई भी कितनी है, तुम हाथ बंटाओगी तो हम घर के लिए कुछ चीजें खरीद सकेंगे। आनंद की बात उस समय मुझे भी अच्छी लगी। उसी ने दौड़ धूप कर मुझे श्रीराम कॉलेज में नौकरी दिलाई। दिन गुजरते गए। 8 से 9 वर्षों बाद ही नीलिमा का जन्म हुआ था। उसके जन्म के बाद से सब कुछ बदल गया। आनंद को बेटी से बहुत अधिक लगाव था। जब तक वह 5 साल की हुई तब तक मेरी सास हमारे साथ रही। अकेली विधवा सास का हमें बहुत अधिक सहारा था। मेरी और पति की तनख्वाह से गृहस्थी की गाड़ी मौज से चल रही थी। मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। कॉलेज में प्रिंसिपल की जगह खाली होने वाली थी। मेरी पीएचडी के खत्म होने में 6 महीने बाकी थे, इसलिए पूर्व प्रिंसिपल ने मेरी सिफारिश की थी। मैं जी जान से पीएचडी की समाप्ति में लगी थी। अचानक मेरी सास गुजर गई। आनंद को माँ की मृत्यु से ज्यादा बेटी का अकेलापन खटकने लगा। उसने माँ की 13वीं होते ही कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम नौकरी छोड़ दो। जब नीलू बड़ी हो जाए तो फिर नौकरी कर लेना। मैं चौंकी, फिर स्थिति को संभालते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऐशो आराम की जिंदगी के आदी हो चुके हैं।
मेरी तनख्वाह नहीं होगी तो दिल्ली जैसे शहर में तुम्हारे अकेले की तनख्वाह से गुजर बसर कैसे होगी? खाने को तैयार हूँ। मैं चुप हो गई। क्या जवाब देती? आखिर उसी ने चुप्पी तोड़ी। बोलो, जवाब दो। क्या हर रोज घर पर रह सकती हो? तब तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और नौकरी छोड़ दो तो हम तुम्हें वह सुख और आराम नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें आज मिल रहा है। देखो, तुम्हारे पास टीवी है, एसी है, कितने खिलौने हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ती हो। क्या ये सब तुम्हें खोना अच्छा लगेगा? लेकिन पिताजी तो कहते हैं कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वे तो यूं ही कहते हैं। तुम जब बड़ी हो जाओगी तभी ये बातें समझ पाओगी। क्या पता, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा हर रोज देर से आना, फिर रात को तुम्हारा और पिताजी का झगड़ा। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने बच्ची को आलिंगन में भींच लिया, फिर कहा, कहो तो तुम्हें हॉस्टल भेज दे। वहाँ तुम्हें खूब सारी सहेलियां मिलेंगी, खूब मजा आएगा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उस रात मैंने आनंद से इस बात का जिक्र किया। मुझे तो आश्चर्य होता था कि उस व्यक्ति से मैंने शादी कैसे की। वह कितना बदल गया था, कठोर, हृदयहीन और अहंकारी। उसने गुस्से से लगभग चीखते हुए कहा, कैसी माँ हो? बच्ची को अपने से अलग करना चाहती हो? मैं बोली, मैं उसे अलग कहाँ कर रही हूँ। आजकल तो सभी बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। 1 साल में मेरा काम हो जाएगा, फिर प्रिंसिपल बन जाने पर कॉलेज के कैंपस में ही घर मिल जाएगा। नीलू को फिर घर ले आएंगे। आनंद ने तपाक से उत्तर दिया, औरों की बात छोड़ो। सोसाइटी में झूठी शान बघाड़ने के लिए लोग बच्चों को हॉस्टल भेजते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है। और ये ख्याल दिल में फिर कभी मत लाना कि मैं कॉलेज कैंपस में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं दंग रह गई। थोड़ी देर बाद पूछा, आप वहाँ क्यों नहीं रहेंगे? हमारी बच्ची की देखभाल भी वहाँ ढंग से हो जाएगी। मैं भी उसे ज्यादा समय दे पाऊंगी। क्या तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पलूंगा? मैं मर्द हूँ, याद नहीं है मैंने तुम्हारे पिताजी से क्या कहा था? भले उसे मैं भूल सकती हूँ। तुमने पिताजी से कितने आक्रोश में कहा था कि मैं चाहे मिट जाऊं, परंतु दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पल सकता। मेरे बाजुओं की ताकत पर भरोसा हो तो अपनी लड़की का हाथ मेरे हाथ में दे। अपनी खुददारी पर बहुत गर्व था ना? तुम्हें था नहीं, आज भी है, लेकिन तुम अलग तो नहीं है न? स्त्री पुरुष का अस्तित्व अलग है और अलग ही रहेगा। तो तुमने मुझे नौकरी करने के लिए मजबूर क्यों किया? अब भी मैं तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोकता, बस यही कहता हूँ कि घर और बच्ची का ध्यान रखो। पीएचडी वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी जितनी तनख्वाह है उतनी ही काफी है। महत्वाकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता, लेकिन मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बच्ची को हॉस्टल भेजने और तुम्हारी इस लालचबाजी में कोई संबंध है। तभी तो कह रहा हूँ, मेरी बेटी हॉस्टल नहीं जाएगी। तुम पीएचडी छोड़कर उसकी परवरिश करो, नहीं तो मैं उसे अपनी बहन के पास जयपुर भेज दूंगा, फिर अपना तबादला भी वहीं करा लूंगा। नीलिमा केवल तुम्हारी बेटी नहीं है, उस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा। उसके संबंध में मुझे भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। इस निर्णय की हकदार तुम तभी बन सकती हो जब उसका भला चाहो। माँ होकर अगर अपनी प्रतिष्ठा, यश और पदवी के लिए तुम उसे हॉस्टल भेजने पर उतारू हो जाओ तो ऐसे में तुम उस हक से वंचित हो जाती हो। मुझे ये सलाह ठीक लगी। मैं अगली ट्रेन से ही दिल्ली लौट आई। मेरे मन में भी आगे के कार्यक्रमों के बारे में योजनाएं बनने लगी थीं। मैंने लौटते ही अपने तबादले के बारे में सेक्रेटरी से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रिंसिपल की नौकरी के लिए सिफारिश आई है। क्या यह सब कुछ छोड़कर जयपुर जाना चाहोगी? मैंने कहा, परिवार की खुशी के लिए नारी को थोड़ा सा त्याग करना ही पड़ता है, तभी तो वह नारी होने का दायित्व निभा पाती है। मुझे लोगों ने बहुत समझाया,
पर मैं टस से मस्त हुई, लेकिन तबादले की अर्जी देते ही तो तबादला नहीं हो जाता। सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षकों का आदान प्रदान हो सकता है। यूनिवर्सिटी में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान मेरी रजनी से मुलाकात हुई। उसके पति का दिल्ली तबादला हो गया था और वह भी यहाँ आना चाहती थी। जयपुर कॉलेज से दिल्ली आने की उसकी उत्सुकता देख मैं भी अत्यंत प्रसन्न हुई। हम दोनों ने ही आदान